नमस्कार। आज बुलेटिन है बुलेटिन का। आज की चर्चा की शुरुआत हम लोग करें, इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं कि अच्छा पैनल आज जुड़ा है। आज की चर्चा में संकिता से शरीक हैं डॉक्टर धम्मरत्न थैरो बनते हैं। संकिता से आज शामिल हो रहे हैं हमारी चर्चा में। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी से सत्यपाल सिंह जी है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, युग संघ के अध्यक्ष हैं कानपुर मंडल के। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री विमल कटियार हैं। कांग्रेस से कौशलेंद्र सिंह यादव वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से मनदीप यादव जी हैं, पार्टी के जिला महामंत्री हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और नागेंद्र सिंह साक्य हैं जो कई बड़े चुनाव लड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कई बड़े पदों पर रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में। पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा की थी कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर के बयान दिया था और भारत सरकार की ओर से भी उस संबंध में काफी विरोध दर्ज कराया गया। लेकिन नेपाल है कि चीन की सह पर आई जा रहा है, उसकी हरकतें, उसके बयान बंद नहीं हो रहे। सीमा को लेकर के तरह तरह के विवाद पैदा करने के बाद में भारतीय देवी देवताओं और महापुरुषों के नाम पर भी विवाद नेपाल में शुरू कर दिया। पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्री जी ने एक सेमिनार में भगवान बुद्ध को लेकर के जो विचार रखे, उन्होंने भारतीय बुद्ध और महात्मा गांधी को भारतीय बता करके जो बात रेखांकित की, उसको लेकर के नेपाल के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से विरोध व्यक्त किया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने CII के शिखर सम्मेलन में कहा था कि महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध तो ऐसे भारतीय महापुरुष हैं जिन्हें दुनिया हमेशा याद रखती है। उन्होंने सवाल किया था कि अब तक के सबसे महान भारतीय कौन हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं कहूँगा कि एक गौतम बुद्ध और दूसरे महात्मा गांधी। ये उनका बयान था। इसी बयान पर नेपाल ने वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने आधिकारिक रूप से इसका विरोध किया और कहा कि भगवान बुद्ध जो है उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नाम के स्थान पर हुआ है। तमाम जो ऐतिहासिक और प्रमाण और जो उस तरीके के तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, उसके आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी कि भगवान बुद्ध भारतीय न होकर के नेपाली है। ये आधिकारिक रूप से वहाँ के जो विदेश मंत्रालय है उसने आधिकारिक रूप से इस पर विरोध किया। और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाली संसद में दिए गए भाषण का भी उल्लेख किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जहाँ शांति के दूत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तो इस तरह से जो भारतीय देवी देवता और महापुरुष हैं उनके नाम पर विरोधाभास पैदा करने की कोशिश नेपाल की। और इसी सिलसिले में जो भगवान राम को लेकर के बयान आया था पिछली बार प्रधानमंत्री ओली का, उसके आगे बात बढ़ रही है। वहाँ नेपाल में जो माडी नाम का स्थान है वहाँ पर अयोध्या होना बताया जा रहा है और उस राम जन्मभूमि को विकसित करके वहाँ पर राम जन्मभूमि स्थान को विधिवत रूप से वहाँ पर बनाए जाने की बात जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं मांडी के नेपाल में, उन्हें उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया है। और ये ऐसे समय पर किया गया है जब अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया है राम मंदिर निर्माण के लिए। तो ये एक अजीब सी विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है। और भगवान बुद्ध को लेकर के
फर्रुखाबाद के लोग इसलिए और अधिक अपने को नज़दीक पाते हैं कि यहाँ संकिसा जैसा पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ पूरे देश से भगवान बुद्ध को मानने वाले पूरे पूरे साल आते रहते हैं। तमाम देशों के यहाँ पर मंदिर हैं, बुद्ध मंदिर हैं। तो हम आज की चर्चा को इसी संदर्भ में शुरू कर रहे हैं कि जो नेपाल सरकार की तरफ से जो विरोधाभास की स्थिति पैदा की गई है भगवान बुद्ध को लेकर के, और चाहेंगे कि जो भंते जी हैं संकिसा से धर्मरत्न थैरो डॉक्टर धर्मरत्न थैरो, उनसे ही कोई की इस चर्चा की शुरुआत करें और बताएं कि जो वस्तु स्थिति क्या है, ग्रंथ है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए जी बत्ते जी बोलिए। संकिसा की तरफ से सभी को नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बुद्ध नेपाल में बुद्ध पैदा नहीं हुए। बुद्ध नेपाल में पैदा नहीं हुए। बुद्ध भारत की भूमि बोध गया में पैदा हुए थे, तब वो बुद्ध बने। पहले उनका जो जन्म हुआ था नेपाल की तराई, जिसे पहले नेपाल न कह करके उसे जम्बू द्वीप में ही समेटा जाता था। वो पूरा भाग जम्बू द्वीप का हिस्सा था। पहले उसे जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे सभी। वो पहले भारतीय हिस्सा था, भारत का अंग था। जो नेपाल की जो कानून में सिद्धार्थ के रूप में जो बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए, तब तक तो वो बुद्ध नहीं बने थे। तब तक बुद्ध नहीं बने। उन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया जा करके कठिन तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके संबोधि प्राप्त की, तब बुद्ध बने। बुद्ध का जन्म बिहार की धरती बोध गया में हुआ। तो पूरे बिहार की धरती, ये तो भारतीय है, भारत का गौरव है भारत। तो चूंकि मैं व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मेरी सहानुभूति नेपाल से भी है, हमारी सहानुभूति सभी पड़ोसियों देशों से भी है। हमारा राजनीतिक स्टैंड, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। मैं तो इसलिए यही कहूँगा, जब ये इसका डिवाइडेशन है उस समय नेपाल भारत का अंग था। 1947 के बाद जब ये अलग हुआ भारत नेपाल, तो उन्होंने अपना राजनीतिक स्टैंड कैसे चलाया और कैसे वो अपना विरोधाभास पैदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं धर्म पर, राजनीति पर, ये ठीक नहीं है। सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध नेपाल की धरती में पैदा हुए होंगे, बुद्ध के रूप में बोध गया में पैदा हुए। ये भारत की विरासत है। बुद्ध धार्मिक भारत की विरासत है। बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, उसी समय से बुद्ध कहलाए। उनको संबोधि प्राप्त की और अपना पूरा जीवन 45 वर्षों तक अवध और मगध की धरती पर पैदल चल के उन्होंने 84,000 उपदेश दिए। वो 84,000 उपदेश त्रिपिटक में सुरक्षित रखे हुए हैं, जिसे विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक कहते हैं। उनको उसमें संरक्षित रखा गया। और यही नहीं, बुद्ध के इन त्रिपिटक को चिरस्थायी रखने के लिए सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाए, विहार बनवाए और कई तरह के शिलालेख बनवाए, जिस पर भगवान बुद्ध के मार्ग और चार्या सत्य को लिखवाया, जो पूरे जम्बू द्वीप में फैले हुए थे। उस समय नेपाल भी नहीं था, उस समय
जो सीमावर्ती प्रदेश थे वो सारे, कोई प्रदेश नहीं था, आर्यावर्त और जम्बूद्वीप ही कहलाया जाता था, बहुत बड़ा भाग था। तो इस तरह का विरोधाभास, इस तरह की तुच्छ तुच्छ चीज पसंद ठीक नहीं है, राजनीतिक स्तर से बिल्कुल ठीक नहीं है। हम तो यही चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति विवेक से नहीं सोचता, अगर जिस देश का नेतृत्व विवेक से नहीं सोचता, समझो, वो बुद्ध की उसमें वैचारिकता तो रह ही नहीं सकती। बुद्ध का पूरा सिद्धांत है कि हम मध्यम मार्ग पे चलें, विवेक से सोचें, अच्छे विचारों के साथ चलें, जीवन के साथ चलें, धार्मिक पद्धति से चलें, जिससे हमारे पड़ोसी देश मंत्री और जी आगे आगे पड़ोसी। आगे 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 दूसरे चक्र में भी आपसे बात करें। नागिन जी थोड़ा स्पष्ट करिए, मंत्री जी ने क्या क्या बातें बताई हैं। ओके। जी शेखर जी, माननीय परम पूज्य भंते जी का एकमात्र कहना है, बुद्ध जी लुम्बिनी में पैदा हुए। ये वास्तविक सही सत्य है कि लुम्बिनी वन में, नेपाल के लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ गौतम जी का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो वो बुद्ध नहीं थे, ये बिल्कुल सही बात है। जन्म के समय बच्चा एक पूरा कागज होता है, राजकुमार थे। बहुत कम अवस्था में बुद्ध ने जब कठिन तपस्या बिहार प्रदेश के बौद्ध गया में की, तब उनको ज्ञान प्राप्त। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी वो बुद्ध कहलाए। यह बिल्कुल सही बात है कि भारत में ही भगवान बुद्ध का जन्म भारत में ही हुआ है, भारत की पवित्र भूमि पर हुआ है। क्योंकि बुद्ध को हम एक जगह नहीं बांध सकते, इस भगवान बुद्ध को महामानव की संज्ञा दी, विश्व के महामानव। इसलिए एक चीज ये, अगर ये कहा जाता है कि बुद्ध नेपाल के थे, इसमें बात कतई सत्य नहीं है। सिद्धार्थ जी नेपाल से, सिद्धार्थ गौतम नेपाल से थे। जी मंत्री जी जी, सर। मंत्री जी बिल्कुल, मंत्री जी स्थिति स्पष्ट है। मंत्री जी ने जो भी बात बताई कि नेपाल रूप से इस मामले में स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और उसके उसके तर्क में, उसके तथ्यों में कोई दम नहीं है। देखिए, जिस तरह से अभी पूजनी भंते जी ने इस बिंदु पर चर्चा की कि सिद्धार्थ के रूप में भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की सीमा में हुआ है, जैसा उन्होंने स्पष्ट किया है, और बताया है कि महात्मा बुद्ध की बात आती है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वो बुद्ध कहलाए, तब उनका जन्म माना जा रहा है कि बोध गया में, बिहार में हुआ है। ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में नेपाल जैसा हमारा पड़ोसी देश, जो अभी तक नजरें झुका करके सम्मानजनक स्थिति में भारतवर्ष से बात करता था, वो इस तरह से बेमियादी और बेबुनियादी मुद्दों को लेकर के भारतवर्ष पे टिप्पणी कर रहा है। हमारे भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली भारत सरकार को, हमारे विदेश मंत्रालय को, हमारी सरकार की मशीनरी को इसमें भरपूर जवाब देना चाहिए, और ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर नेपाल का ये बयान ऐसे मौके पर, जब हमारे भारतवर्ष में हमारे महापुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का भूमि पूजन हो चुका है, मंदिर निर्माण बनने जा रहा है, तो ये जो निर्मूल बातें हैं नेपाल क्यों कर रहा है, इस चीज पे भारत सरकार को जरूर स्पष्ट रूप करना चाहिए, और ये स्थिति जरूर स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि इस तरह की अनर्गल बयानबाजी पे विराम लग सके और इसकी कोई गुंजाइश और शक शुबह न रहे। ये जरूर स्पष्ट कर देना चाहिए सरकार को। जी औसलन जी, औसलन जी, जी 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 शेखर जी, औसलन यादव जो जी बोलिए। जी जो अभी पूजनीय भंते जी ने जो जानकारी दी है, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि जो बौद्ध धर्म की संस्था जो शंकिसा में कॉलेज है, उसमें मुझे भी 6 से लेकर 8 तक पढ़ने का सौभाग्य रहा है। और जहां तक हम लोगों को पढ़ने के टाइम एक वार्षिक मेला का भी आयोजन होता था, उसमें बताया जाता था कि हमारे शंकिसा में भगवान बुद्ध का स्वर्गावतरण समारोह, मतलब ये बताया गया था स्वर्ग से सीधे यहां सीढ़ी से उतरे थे, ये बताया जाता था हम लोगों को जाति जीवन में। और ये बात जो बुद्ध जी ने कही है, भंते जी ने, ये बात सही, लुम्बिनी में जन्म हुआ,
सिद्धार्थ गौतम का। इतनी जानकारी हम लोग भी यही मानते हैं कि भगवान बुद्ध हमारे भारत के गौरव, बिहार राज्य के बोध गया से इनका बुद्ध नाम का जन्म हुआ। आज जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं शेखर जी, किन्हीं न किन्हीं रूप में हमारे देश की विदेश नीति जब से बीजेपी सत्ता में आई है, हमारी विदेश नीति ऐसी गड़बड़ाई है कि हम चारों तरफ से, जहां पड़ोस हमारे व्यवहार बहुत अच्छे होते थे, जो हमें बड़ा भाई मानते थे, जो हमारे छोटे भाई कहलाते थे, आज वो हमारी गलत नीति के रूप में की वजह से वो आज हमारे बाप बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी गलत विदेश नीति का नतीजा है। आजादी से लेकर अब तक नेपाल ने कभी भारत के खिलाफ खड़े होकर एक शब्द बोलने की हिमाकत नहीं करी, लेकिन चूंकि इन दिनों में हमारी विदेश नीति ऐसी बनी, उन नीतियों पर काम हुआ जिससे हमारा प्रिय एक छोटा भाई नेपाल देश भी आज हमको आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज तो भगवान राम के जन्म के पर ही औचित मतलब सवाल उठा रहे हैं। आज वो हमारी देश की सीमाओं पर सवाल उठाने के, ये तो रहा है कि शुरू से जब से भारत आजाद हुआ है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान सीमा का विवाद रहा है, चीन की सीमा का विवाद रहा है हमसे, लेकिन आज आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि नेपाल जैसे देश से हमारा कभी सीमा का विवाद रहा हो, या कोई धार्मिक विवाद रहा हो, या हमारा आर्थिक विवाद रहा हो। सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि आज जो देश में सरकार है, उसकी गलत विदेश नीति के कारण, उसकी गलत आर्थिक नीति के कारण आज हमारे सारे पड़ोसी हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। आज हम लोग ये कह रहे हैं कि चीन के बरगलावे में नेपाल कुछ कह रहा है, मैं ये नहीं मानता हूं भाई साहब। मैं सीधा सीधा अपने देश की विदेश नीति को और आर्थिक नीति को गलत मानता हूं। उस नीति की वजह से आज नेपाल हमारे सामने सर उठा खड़े होने का काम कर रहा है। हमें अपनी विदेश नीति पर विचार करना होगा। देखिए, जैसा कि आज जो है, जैसा कि आज भगवान बुद्ध को लेकर जो चाइना ने एक जो टिप्पणी करी है, सबसे पहले तो मैं उसके इस बयान की निंदा करता हूं। और अभी हमारे आदरणीय भंते जी ने बड़ा अच्छी बात कही। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में भंते जी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। एक बहुत बड़ी बात है आज इस युवा देश में कि धर्म और शांति का प्रचार प्रसार और उपदेश देने वाले हमारे भगवान बुद्ध को लेकर चाइना जैसे अधर्मी राष्ट्र का, चाइना जैसे अशांत प्रिय राष्ट्र का सहयोग कर रहा है नेपाल जैसा राष्ट्र, और भगवान बुद्ध के आदर्शों पर जो सोच विचार नहीं कर रहा है, उनके जन्म स्थान को लेकर लड़ रहा है। तो इससे ज्यादा और छोटी राजनीति वो चाइना वो क्या करेगा नेपाल? चाइना का साथ देने के लिए भगवान बुद्ध का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं साहब। भगवान बुद्ध के बारे में जानना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर भगवान बुद्ध के बारे में वो जैसे अधर्मी चाइना का वो जो है साथ देने की बात कभी नहीं करता। ये बात छोटी और घिनौनी राजनीति नेपाल कर रहा है। उसकी अपनी एक सोच है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसे नेपाल का संरक्षण प्राप्त है। तो मैं तो साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि हमारे भगवानों के ऊपर इस तरीके से जो है राजनीतिक आक्षेप लगाकर जो है अपनी बातों तो प्रयास ना करे। जो उसके मन में है वो खुल के कहे। हम मानते हैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं हमारी वर्तमान सरकार और हमारे यहाँ की विदेश नीति कुछ धुलमुल हो चुकी है। जो चाइना जैसा राष्ट्र आज नेपाल को समर्थन कर रहा है, वो नेपाल जो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक बड़ी जो है मतलब निर्भरता रखता है, वो नेपाल आज हम लोगों को ज्ञान दे रहा है। हमारे भगवान बुद्ध से उसे ज्ञान लेना चाहिए। वो नेपाल हमको ज्ञान दे रहा है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि हमारी भारत सरकार को और हमारे जो है
एक सख्त रुख अपनाते हुए नेपाल को चेताना चाहिए कि कृपया करके राजनीतिक तौर पर आप बयानबाजी करें, लेकिन अगर सवाल ना उठाएं तो ये नेपाल की बेहतर हो। चलिए विमल जी बोलिए। विमल जी। हाँ जी, सबसे पहले बात ये है कि जो नेपाल में, विमल जी। हाँ बोल रहे भैया, बोल रहे रेप्स नीति पर जो सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की ओर से, और उसको लेकर की ये पूरी घेराबंदी है। नेपाल जैसे जो कि विमल क्या आवाज नहीं आ रही? आ रही बोल तो रहे। हाँ बोलिए बोलिए। हमने कहा नेपाल जैसे देश ने जो कि भारत से ही उसकी आर्थिक लगभग हमारी अपनी जानकारी में 70% आर्थिक स्थिति जो है वो भारत से ही, उनके व्यापार से या अन्य प्रकार से उनकी रोजी रोटी 70% भारत चलती है। लेकिन चाइना के दबाव में भारत के जो अपने दो महापुरुष हैं, चाहे अपने गौतम बुद्ध हो, चाहे भगवान श्री राम के विषय में जो उन्होंने जो टिप्पणी की है, ये चाइना के दबाव में की है ना। और जैसा हमारे यहाँ पे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उससे विदेश नीति जो है बहुत ही धूर्मित नीति तरीके से इस तरीके से हम अपने कांग्रेस के मित्र को बताना चाहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी लगभग 6 साल लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, उसमें चाहे पाकिस्तान का बाधा ना हो। सतपाल जी जवाब दीजिए। सतपाल जी। देखिए शेखर जी, मैं राजनीतिक रूप से नहीं आज बात करना चाहता था क्योंकि एक ऐसा विषय था अपने। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हमारी आवाज आ रही? हेलो, हमारी आवाज आ रही? हाँ, मेरी आवाज आ रही? आ रही। देखिए शेखर जी, हाँ शेखर जी, मैं आज राजनीतिक रूप से इस मामले में नहीं बात करना चाहता था, लेकिन हमारे कुछ मित्रों को ऐसा कुछ आदत है कि वो किसी भी विषय को घुमा फिरा के भाजपा पर और सत्ता पर ले आते हैं। तो एक दो सूक्ति हैं मुझे याद है। एक तो कहा गया है कि मूर्खाणाम बोध को सत्य, मूर्ख आदमी ज्ञान का दुश्मन होता है। और एक कहा गया कि मूर्ख का मुंह बम होता है, जो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आज और जिस नेपाल की बात करते हैं, हमारे 50 साल के संबंध थे, वो नेपाल में वहां राजशाही थी। आज जो वहां सरकार है वो चाइना के द्वारा प्रायोजित सरकार कम्युनिस्टों की है, जो धर्म को नहीं मानते हैं। और छपाई लुम्बिनी में जन्म हुआ है तो हम कहते हैं अपनी बड़ी मूर्ति बुद्ध की रखवा ले। बुद्ध तो केवल बुद्ध ने ज्ञान भारत में प्राप्त किया, जैसा भी माननीय भंते जी ने कहा है। और बुद्ध ने तो श्रीलंका में भी लोगों को बुद्धिस्ट बनाया। बुद्ध ने तो जो है अब चाइना को भी बुद्धिस्ट बनाया। चाइना में अपने को बुद्धिस्ट मानते हैं, लेकिन वो खून खराबे में विश्वास। बुद्ध तो अहिंसा के पुजारी थे। तो ऐसे इन सब की दोगली सोच है, दोगला उनका तरीका है, और इसलिए उसको कैसे मना किया जा सकता है। और आज हम पाकिस्तान में 80 रुपया किलो, आज नेपाल में 80 रुपया किलो नमक। आज उनकी स्थिति इसलिए है कि उनकी जो नीति है वो एक प्रकार से उन्होंने नेपाल को चीन के हिस्से में गिरवी रख रखा है। आज सारी गतिविधियां वहां चीन की हैं, और उसमें दूसरे के देश में हम लोग जाकर नेपाल से और चीन से जो हमारी स्थितियां हैं, आज चीन के इशू को लेकर आप विदेश नीति की बात करते हैं। विदेश नीति हमारी अगर इतनी खराब नहीं होती, हम चीन को अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में समर्थन नहीं देते तो 1962 में हमारी जमीन पर कब्जा नहीं कर लेता, जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हो। और हमारी नीति आज ये है कि आज चाइना के खिलाफ दुनिया के ताकतवर देश हमारे साथ हैं। ये विदेश नीति हमारी सफल विदेश नीति का परिणाम है। आज हमारे साथ इजराइल है, आज हमारे साथ अमेरिका है, आज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया है, आज हमारे साथ फ्रांस है। ये सारे देश खुल के कहते हैं जो आपके साथ हैं।
और पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में जब हमारा कोई प्रतिनिधि गया है तो 192 देशों में से 186 देशों ने हमको समर्थन किया है। आप कह रहे विदेश नीति, यार पता नहीं नीति और विदेश नीति जानते भी हैं आप लोग, कब किस स्थिति में आप जो है उसको सोच रहे हो, कब के आदमी हो भाई। दुनिया बदल गई है और ये तो उदाहरण है जिनको आप डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये तो सामने प्रस्तुत है सारी चीज हमारी विदेश नीति। और नेपाल क्या है भाई, आप क्या चाहते हो कि ककरी चोर कटारी से मारा जाता है? लुम्बिनी में भगवान बुद्ध पैदा हुए, वो मूर्ति बनाए अपनी, क्या हम उसके लिए चढ़ाई करते हैं इसके लिए पे कि भाई तुम जो है तुमने बुद्ध को ये कह दिया है, बुद्ध तो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, तो हम नेपाल को निपटा दें। लोग कहेंगे क्या होगा, बगुला हमारे ढकना हाथ। तो ऐसा नहीं, हमें नेपाल हमारे बराबर का नहीं है। हमारी जिससे लड़ाई चाइना से है और मुझे मालूम है कि वो चाइना के एक हद तक है, केवल चाइना के भाषा बोल रहा है। और वहां भी जो विचारधारा कम्युनिस्टों की, जिनको धर्म से मतलब नहीं, वो बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। कम्युनिस्ट लोग तो धर्म को मानते नहीं है। जब कम्युनिस्ट धर्म को नहीं मानते हैं तो बुद्ध धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये हमारे देश के जो राजनीतिक दल के लोग हैं उन सबको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई कोई मुकाबला नहीं नेपाल का। हम इस बात के लिए वो बुद्ध की प्रतिमा अपने यहाँ लगवाए, भगवान राम की प्रतिमा लगवाए। भगवान राम की तो वहां ससुराल थी। और एक बात जो माननीय भंते जी ने कहा है कि ये तब की बात है जब ये सारी दुनिया में भारत का ये आर्यभट्ट या जिसको जम्बूद्वीप पे जो भी आप इसको बोलते थे, ये सारी दुनिया में भारत का नेपाल से लेकर और चाइना का आधा हिस्सा, श्रीलंका तक हमारा हिस्सा हो गया था भगवान राम के समय में। और इसलिए सारी स्थिति हमारी अपनी थी, हमने राजा बना के वहां बैठाया था। आज हमारी स्थिति नहीं है। हमको जो 1947 में देश मिला है, आज उस स्थिति की हम बात करें। 1947 में जो हमारे नेताओं ने समझ करके ले लिया, जो टुकड़ा बट गए, जो पाकिस्तान हो गया वो है। और वो भाई भाजपा लोगों ने तो नहीं बांटा था, ना भाजपा के लोग उस समय थे। विदेश नीति तब आपकी कहाँ गई थी जब देश का बंटवारा हो गया? और इसलिए आज विदेश नीति पर जो सवाल उठाते हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनको आज की स्थिति जानना चाहिए कि सारी दुनिया में भारत का कितना सम्मान है, भारत कितना ताकतवर है। और बुद्ध की बात है तो बुद्ध ने तो सारी दुनिया को अपना माना है, इसलिए और बारे में और कुछ तथ्य हो तो बताए पता जी साहब। जी हेलो, मनते जी आवाज आ रही हाँ है? बोलिए बोलिए। आ रही है आपकी आवाज। हाँ बताएं। हैं? आ रही है आपकी बात, हमारे पास आ रही है। आपका सवाल नहीं सुन पाया था मैंने। आप जो बातें बता रहे थे भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने लेकर लुम्बिनी करके और तो रह गए हों और सच हों, जो बातें बताना जी चाहे वो बताइए। जी बुद्ध ने बिहार मगध धरती पर ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद 45 वर्ष तक पैदल चल करके 84,000 उपदेश दिए, सभी के लिए थे, सभी जनता के लिए थे। कोई अमीर हो रंग हो, भिखारी हो या राजा हो, राजकुमार हो या बूढ़ा हो या गरीब हो, इनके लिए उपदेश उन्होंने मार्ग के लिए थे। और उन्होंने आए थे पावन धरती पर महापरिनिर्वाण उन्होंने किया। देशों को करने के लिए प्रथम संगीति राजगिरी में की गई। 500 अर्थ वृक्षों को इकट्ठा करके भगवान की वाणी को कंठस्थ रखा। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में की गई और वहाँ भी 700 वृक्षों को, अर्थ वृक्षों को कंठस्थ करने के लिए रखा और त्रिपिटक को पूरा कंठस्थ रखा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में की गई, वहाँ भी भगवान की वाणी को कंठस्थ रखा। इसके बाद चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी श्रीलंका में हुई। श्रीलंका में होने के बाद वहाँ भगवान का जो धर्म है
भगवान की जो वाणी है, भगवान के जो बुद्ध वचन है, वो ताड़ पत्तों में सबसे पहले लिखा गया। उस तक भिक्षु लोग कंठस्थ रखे हुए थे, उनके पास कोई लिखने की वो कहिए स्याही और कलम नहीं थी, सिर्फ कंठस्थ रखे हुए थे। श्रीलंका में जाकर के इन्हें 4वीं शताब्दी में वो ताड़ के पत्तों पर लिखा गया सबसे पहले, फिर वहाँ से ट्रांसफर होकर के हमारे देश में आया। पहले सम्राट अशोक ले गए, कि सम्राट अशोक के पुत्र पुत्री ले गए, उनके बाद ट्रांसफर होकर के हमारे देश में आया। देश में काफ़ी समय तक राजा लोगों ने इनका कहिए अपने हिसाब से इसको नालंदा स्थापित किया, तक्षशिला स्थापित किया, उदंतपुरी स्थापित किया और विक्रमशिला स्थापित किया, जिसमें हीनयान मायान दोनों ही और अन्य विषयों के भी बहुत सारे जी जी ये शिक्षा दी एक जाती मिनट थी। रोकेंगे एक मिनट रोकेंगे आपको। तो जो नेपाल ने दावा किया है, इसमें क्या दम, सीधे सीधे शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नेपाल का भगवान बुद्ध को लेकर के दावा है, इसमें कितना दम है, ये जानना चाहेंगे आपसे सीधे सीधे। दावे में बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल 100% दम नहीं है, क्योंकि सारा आर्कोलॉजी सर्कल सर्वे जो हुआ है वो बोध गया का है। बोध गया में बुद्ध पैदा हुए हैं, और यही नहीं, इससे पहले भी 24 बुद्ध हुए थे, वो भी बोध गया में ही, बोध गया की धरती पे ही उन्होंने समाधि प्राप्त की थी। और सिद्धार्थ गौतम के बाद भी एक बुद्ध होंगे, मैत्री बुद्ध, वो भी जाकर के वो बोध गया की धरती पे ही ये बुद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये तो अचल है, जो बुद्धत्व प्राप्त करने की जगह है वो भी अचल होती हैं, यहीं आएंगे बुद्ध और जन्म लेंगे, ये परिपाटी है, परंपरा है। तो नेपाल की जो उनका दावा है वो खोखला है, 100% गलत है, हम इसे सिर से खारिज करते हैं। चलिए नागेंद्र जी स्पष्ट करिए, क्या भंते जी ने क्या क्या बातें बताई हैं, नागेंद्र जी बताइए। नागेंद्र जी तो चले गए। नागेंद्र जी गए, नागेंद्र जी आवाज आ रही है? गए नहीं है। हाँ कौशलेन जी जी भाजपा ने आपने जो विदेश नीति पर जो आरोप लगाए थे, जो सवालिया निशान लगाए थे, भाजपा ने तो उसे खारिज कर दिया। नहीं, भाजपा ने खारिज किया या नहीं किया ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। विदेश नीति तो यहां तक खराब है कि भारत का विदेश मंत्री कहता है कि चीन हमारे में घुस आया, और भारत का प्रधानमंत्री कहता है हमारे यहां परिंदा पर नहीं मार सकता। भारत का विदेश मंत्री सही है या भारत का प्रधानमंत्री, ये भाजपा को तय करना। सेना ने अभी 2 दिन पहले की बात है, सेना ने अपनी वेबसाइट पे आधिकारिक रूप से डाला और उन्होंने कहा कि चीन हमारी सीमा में घुसा और है। और जैसे ही ये सुर्खियों आया, थोड़ी देर बाद वेबसाइट पे वो चीज हटा ली गई। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हमारी विदेश नीति सही है तो आज हमारा नेपाल मित्र देश हमारा विरोधी क्यों हो गया? चीन हम पर रहा होगा सन 62 में, हमने उस समय सत्ता संभाली थी, हम कमजोर रहे होंगे, हमने चीन को माकूल जवाब दिया है। अहीर रेजिमेंट के 112 सिपाही उस चीन की सीमा पर शहीद हुए थे, उन्होंने बढ़ने नहीं दिया चीन को, 1 इंच जमीन नहीं लेने दी जब तक वो जिंदा रहे। आज क्या वजह है कि भारत का प्रधानमंत्री कहता हमारे यहाँ चीन उनके कब्जे में है। अभी सुनिए, मैं माननीय सतपाल जी, मैं नहीं बोला आप आज इसलिए कि आप कहते बीच में बोलते हो। अब आप सुनने की शक्ति पैदा करिए। हो सकता है हम 62 में कमजोर रहे हो, लेकिन हमने आपको 2014 में बहुत मजबूत भारत किया।
हमारे प्रधानमंत्री की दुनिया में झूठ बोलने वालों में नंबर 1 पे गिनती है। आप सही फैसला करके बता सकते हैं कि भारत का विदेश मंत्री झूठा है या भारत का प्रधानमंत्री। आज हम दुनिया में झूठ हो रही है। आज हमारी जीडीपी 0 में चली गई। ये विदेश नीति अगर हमारी गड़बड़ नहीं है तो क्या है? आर्थिक नीति गड़बड़ नहीं है तो क्या है? हमारा मित्र रूस जब भारत में जब भी विपत्ति आई रूस ने हमारा साथ दिया था। आज रूस भी हमसे अलग है। ऐसी क्या बात है? अगर विदेश नीति गलत नहीं है तो क्या हम गलत कहते हैं? आज नेपाल जैसा देश हम पर रोटी निर्भर था, आज हमें आंख दिखाने का काम कर रहा है। वो दिन पूरी है, हम लोग फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सनातन धर्मी हैं, हमें भी राम में भक्ति है, हमें भी कृष्ण में भक्ति है। कपिल सिब्बल का खड़े करती है खिलाफ। साथ साथ नहीं हो सकती। राजधर्म निभाना, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में राजधर्म निभाना होगा अगर राज करना है। ये राजधर्म है। देखिए आदरणीय शेखर जी, ये हमारे देश के लिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए बड़े ही गर्व की और गौरव की बात है कि हमारे देश के महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, हमारे देश में भगवान कृष्ण जी, हमारे देश में महात्मा बुद्ध जी जैसे जो संत और महापुरुष पैदा हुए, उनका अनुसरण करने के लिए हमारे विश्व स्तर पे तमाम ऐसे देश हैं जिनका अनुसरण करने के लिए बेचैन हैं और उनका अनुसरण कर भी रहे हैं। इसी में चाइना और नेपाल भी है। अगर वो हमारे महापुरुषों के बताए हुए मार्गों का अनुसरण करें, स्वागत है। लेकिन उनके जन्म को लेकर के, उनकी जन्म स्थली को लेकर के अगर वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है, चिंतनीय है। इस पे भारत सरकार को, जैसा कि विदेश मंत्री जी ने जो भी अपना पक्ष रखा है नेपाल के बयान को लेकर के, उसको स्पष्ट रूप से अपनी नीति जरूर सामने लानी चाहिए कि आखिर नेपाल ने किस बुनियाद पर इस तरह का बयान दिया है जिसे उसे कतई अधिकार प्राप्त नहीं है। ये बड़े गर्व की बात है कि हम सब लोग उस देश में निवास करते हैं, उस देश के वासी हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण ने अवतरित हुए और हमारे देश को, हमारे समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। हम आभारी हैं, लेकिन सरकार को अपनी नीति जरूर स्पष्ट कर देनी चाहिए, ये हमारा कहना है। शुभम जी बोलिए, 1 मिनट फिर समापन करें। देखिए, मैं जब आज चर्चा भगवान बुद्ध से संबंधित हो रही है तो मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा। आदरणीय सतपाल सिंह जी ने बात रखते हुए कहीं ना कहीं नीतियों के ऊपर एक बड़ा प्रश्न उठा दिया। तो मैं बोलूंगा कि भगवान बुद्ध के बारे में बोलने से पहले उनका अनुसरण करना भी बड़ा जरूरी था। भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी कि अगर आप किसी को सच्चाई का आईना दिखाते हैं और वो आपको मूर्ख बोले, अज्ञानी बोले, नासमझ बोले, तो आप बेचैन मत होना, आप अपने मार्ग से भटकना मत, आप अपनी सच्चाई की बात को कहते रहना, उसी पर अडिग रहना, अनुसरण करना। एक ना एक दिन वो व्यक्ति आपके पास जरूर आएगा, ये विश्वास रखे। ये बात भगवान, हम आज भी उसी का अनुसरण करते हैं मान्यवर। जो सच है वो बात हम भगवान को आराध मानते हुए इस बात बोल रहे हैं कि हर बात में आप लोग अगर सिर्फ यही कहेंगे, देखिए विदेश कि आज कहीं ना कहीं तकलीफें हैं, इसे आप स्वीकार करेंगे तो बेहतर होगा। और अगर आपको बाद में स्वीकार करनी पड़ती है, पहले आप कहते हैं चाइना में सेना घुसी नहीं, फिर आप ही क्या मंत्रा, तो ये जो 2 बयान है, यही कहीं ना कहीं आप पूछ रहे हैं ना कि जो कहता है कि जो है ऐसी बात है, ये सब वो बयान है कि आपके यहाँ किसी ने भगवान बुद्ध को पढ़ लिया तो उसके अंदर एक भावना जगी कि हाँ सच्चाई बोल दो, तो वो बयान भी सामने आ गया कि नहीं साहब, सेना जो है, चाइना की सेना जो है हिंदुस्तान की जमीन पे आई। तो यहाँ पर एक बात यह है कि मानना ना मानना से मतलब नहीं है, बात यह है कि भगवान बुद्ध की धरती है, कम से कम उनका अनुसरण करके अगर सच्चाई के लिए कुछ तो बोल देंगे उनके नाम पर तो ज्यादा बेहतर होगी। निंदा करना आप लोगों का काम है, आप करते रहिए, लेकिन सच्चाई सामने रखने का हमारा फर्ज है, हम वो करेंगे जरूर।
चलिए सतपाल जी 1 मिनट में फाइनल करिए। देखिए, दो बातें नहीं, इन्होंने सतपाल जी, कहा फाइनल है। करिए। अभी शुभम जी कह रहे थे, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसमें नेपाल के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए। हमारा बुद्ध हमारे हैं, उनके बारे में बोल रहे, लेकिन आप लोगों की समझ में कहाँ आ रहा है। आप कह रहे विदेश नीति खराब है, हमला कर देना चाहिए, नेपाल को सबक सिखा देना चाहिए। बुद्ध का आप हमें सुना रहे हो प्रवचन, तो इसका आप भी पालन करिए। दूसरी बात यह है कि विदेश नीति की जहां तक विदेश नीति की बात है, उसमें से आप समझ लीजिए कि विदेश नीति 50 साल 60 साल आपकी रही है, और 6 साल में, आज 50 साल में आप कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के पास नहीं पहुंच पाए। अगर विदेश नीति की बात करते हो, आज सारे दुनिया में भारत की प्रशंसा करने वाले कितने लोग हैं? अरे भाई, आपकी अच्छा, आपकी प्रशंसा म्यांमार हमारी नेता माननीय इंदिरा गांधी 114 देशों की राष्ट्राध्यक्ष रही है। बात करते हैं को भूमिका नहीं है, आज के उस पहलू की बात करते हैं, आपकी कोई भूमिका नहीं है। और रही बात ये कि विपक्ष दिखाने नेपाल को आपकी राय कराने वाला, अरे इतनी हमारे नेता माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 102 देशों पर राज्य किया है, 102 देशों की वो अध्यक्ष रही है। आप कहीं नहीं ठहरते हैं, करते रहेंगे साहब। नेपाल से भी डर लगता है जनता पार्टी को। नेपाल के किसके बौखलाहट में अज्ञानी मूर्ख कह देना, ये बौखलाहट का नतीजा है। कंट्रोल करिए बौखलाहट पे अपनी। लालू, आप नहीं जानते हो कांग्रेस को, हम आपको 62 की बता रहे हैं। आप पुरानी कांग्रेस आप नहीं जानते, कांग्रेस की चमैला के हुए हो, तो इसलिए आप कांग्रेस से नहीं हुए। मैं जितने दिन आपसे ज्यादा यहाँ हूँ और आपसे ज्यादा कांग्रेस से ज्यादा। किसके समय में क्या, जरा बताओ हमें। की बात तो आप आज जो है चलिए आज की बुलेटिन की चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। आज और हम तो नेपाल की ओर से भगवान बुद्ध को लेकर के जो दावेदारी की गई है, उस पर विचार रखे, उस पर चर्चा की। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। और आज की चर्चा में जिन लोगों ने भाग लिया, खासतौर से भंते जी का, सत्यपाल जी का, बिमल कटियार जी का, मनदीप यादव जी का, कौशलेन जी का, शुभम जी का, नागेंद्र जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे हम नई चर्चा में, नई डिबेट में। कल तक का रहेगा इंतजार। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।